देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे डरावने अनुभव घट जाते हैं जिनको भुला पाना अक्सर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। एक घटना जिसने मेरे नाना जी के गलत विचारों को एकदम से बदल कर रख दिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था नाना जी के साथ, जिसकी वजह से नाना जी के वो विचार एकदम से खंडित हो गए। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था और मेरे नाना जी एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से उनको एक खबर सुनने को मिली, जो कि मेरे नाना जी का काम उस वक्त बेहद नया था, तो वो उस रास्ते के बारे में बेहद कम जानते थे। घर पहुंचने से पूर्व उनको वहां पर मौजूद घरेलू सामान के बारे में बताया गया कि वो सामान दूसरी दुकानों के मुकाबले और भी सस्ता मिल रहा था, वो भी आधे पैसों में। और इतना अमाउंट को बचता देख मेरे नाना ने बिना देरी किए अपने जेब से पर्स निकाला और एक एक करके काफ़ी सारे सामान की खरीदारी में जुट गए। आधा घंटा बीत चुका था। मेरे नाना जी के साथ मौजूद उनके सारे के सारे दोस्त वहाँ से अपने अपने घर की ओर बढ़ चुके थे। मेरे नाना जी इस समय अकेले उस बाजार से खरीदारी कर रहे थे और फिर खरीदारी करने के बाद नाना जी अपने लंबे चौड़े कदम पटकते हुए घर की ओर चल दिए, क्योंकि गांव की दूरी उस सस्ते बाजार से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था। अभी नाना जी का मन काफ़ी चंचल था, जिस कारण वो पास में पड़ने वाले बगीचे में पहुंच गए और वो बगीचा भी उस सस्ते बाजार का एक दायरा था। एक बड़े अधिकारी होने के नाते नाना जी को उनका बॉस कभी भी कॉल करके काम सौंप देता था, जिस कारण नाना जी को अक्सर सतर्कता के साथ ही रहते। आज पूरा दिन काम करने की वजह से नाना जी का पूरा बदन थकावट के मारे आराम की मांग कर रहा था और दूसरी ओर उस दौर में बाइक गाड़ी का कुछ ज़्यादा प्रचलन नहीं था, जिस कारण पैदल चलने की उन्हें आदत सी बन गई। मेरे नाना जी उसी वक्त बगीचे में पड़ी एक बेंच पर बैठे ही थे कि अचानक उन्हें ऐसा लगा कि उस बगीचे में मौजूद एक पेड़ के ऊपर से उन्हें बार बार कोई घूर रहा है। लेकिन जब नाना जी ने उस पेड़ की ओर देखना चाहा तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखा नहीं। उन्होंने इस बात को अपने ध्यान से एकदम से निकाल दिया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ही जब नाना जी उस बगीचे से उठते हुए अपने घर की तरफ रवाना होने लगे तो अचानक ही उनके सामने एक काली काली परछाई मंडराने लगी, जिसे देखकर नाना जी एक पल के लिए सहम उठे, क्योंकि वो परछाई दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। नाना जी बार बार उस परछाई की तरफ देखने लगे, लेकिन वह परछाई कुछ देर के बाद ही वहां से गायब हो गई। मगर असल में वो कोई नॉर्मल परछाई तो नहीं थी। अब नाना जी को थोड़ी बहुत गड़बड़ लगी तो वो अपने गांव की ओर रवाना होने लगे। ठंड का आतंक आज कुछ ज़्यादा ही तबाही मचा रहा था और उस कड़कड़ाती ठंड का रौद्र रूप, जिसके अंतर्गत नाना जी के हाथ पूरी तरह से ठिठुर रहे थे और ऊपर से उस कोहरे ने भी सामने का नज़ारा छुपा रखा था, क्योंकि अंधेरी रात के साथ और भी डरावना लग रहा था। सामने की तरफ से आने वाली गाड़ियां भी ठीक से नजर नहीं आ रही थी और तभी एक गाड़ी अचानक ही नाना जी के बेहद करीब से गुजर गई। गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि नाना जी भी एक पल के लिए समझ ही नहीं पाए कि आखिर दूसरे पल उनके साथ क्या हुआ। वह इधर उधर कुछ पलों के लिए देखते रहे, लेकिन तब तक वह गाड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। अब भी सन्नाटा उसी तरह पसरा हुआ था। नाना जी को घर लौटते लौटते आज सबसे ज़्यादा देरी हो गई थी। रात के करीब 11:15 बजने को आए थे, लेकिन अभी भी नाना जी के घर की दूरी 2 किलोमीटर की बाकी थी। दोस्तों, कभी कभार हमारे साथ अचानक से ही कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अचानक ही नाना जी को भी अपने पीछे की ओर से किसी के कदम पटकने की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनने के बाद जब नाना जी ने अपने सर को पीछे की तरफ घुमाया तो इस बार उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उनको ये सब बेहद अजीब लगा, क्योंकि जब वो अपने पीछे की दिशा में देखने लगे तो वहाँ पर जोरदार अंधेरे के साथ बगल में छाया हुआ एक छोटा सा तालाब का हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। उस तालाब के बाहरी हिस्से में एक आदमी अपने हाथ में एक बड़ा सा लोटा लिए स्नान कर रहा था। इतनी ठंड में एक तालाब के पानी से स्नान का मतलब अपनी कठिनाइयों को चुनौती देना, और ये सब एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी। नाना जी को पहले तो लगा कि शायद यह कुछ जानवर होगा, जिस कारण उन्होंने उस तालाब की ओर अपना ध्यान ज़्यादा नहीं टिकाया और चुपचाप अपने रास्ते की तरफ चल दिए। और इस बार वो एक बड़ी सी लाइट के नीचे पहुंच चुके थे
और वो लाइट उस सड़क की एकमात्र लाइट थी जो काफ़ी सालों पहले यहाँ पर स्थित की गई थी। उस लाइट के नीचे पहुँचने के बाद उन्होंने थोड़ा रुकना ही बेहतर समझा, क्योंकि नाना जी को वहीं एक ऐसी जगह लगी जहाँ उन्हें बहुत गर्माहट मिल रही थी। और फिर नाना जी उस लाइट के नीचे खड़े रहे। इस समय नाना जी का पूरा बदन ठंड के मारे जम सा चुका था और उनका घर अभी भी काफ़ी दूर था। उन्हें एक ही उम्मीद थी कि उन्हें इस सड़क के किनारे कोई आग जलाए नजर आ जाए तो वह कुछ पलों के लिए अपने बदन को आग के सामने झोंक दे, ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। और उसकी उम्मीद हकीकत का रूप लेकर उसे अपने सामने की तरफ दिखाई देने लगी। दरअसल उस लाइट के तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर उन्हें आग जलती हुई नजर आने लगी। और इस आग को देखने के बाद पहले तो मेरे नाना जी इस बात को समझ नहीं पाए कि आखिर इतनी रात पर यहाँ पर कौन होगा और ऐसा कौन सा काम है जो इतनी रात को पूरा होगा। यही सोचते हुए नाना जी लकड़ियों की जली आग की तरफ बढ़ने लगे। जब वो ठंड से बचने के लिए उस ज्वाला के पास गए तो वहाँ सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ था, जिसने अपने हाथों को आग के सामने की तरफ करके रखा था। वो आदमी किसी मूर्ति की तरह एक ही जगह पर स्थिरता के साथ बैठा हुआ था। नाना जी उसके पास पहुंचे और उन्होंने उस आदमी को पूछते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप इतनी रात भर यहाँ क्या कर रहे हो? मगर उस आदमी की तरफ से नाना जी को कोई भी जवाब नहीं मिला। नाना जी भी चुपचाप बिना कुछ बोले उस आग के सामने अपने हाथ दिखाते हुए कुछ देर तक बैठे रहे। और जब नाना जी को ऐसा लगा कि अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी है, तब जाकर नाना जी उस आग के सामने से उठते हुए वहाँ से निकलने लगे। लेकिन तभी उस आदमी ने नाना जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे साहब जी, इतनी भी जल्दी क्या है? नाना जी इस बात को सुनते ही एकदम से पीछे मुड़े तो वहाँ पर उन्हें एक नहीं बल्कि कई सारे लोग बैठे हुए नजर आए। ये देखकर नाना जी का दिमाग तक एकदम से खिसक गया। वो बार बार अपनी आंखों को मलते हुए उन सभी के मुंह ताकने लगे, क्योंकि लगातार 15 मिनट तक नाना जी उसी आग के पास मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। और एक ही पल में उन लोगों का वहाँ पहुँच जाना, ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर नाना जी अपने हाथ को छुड़वाने की अब कोशिश करने लगे, लेकिन वो हाथ काफ़ी मजबूत था। मेरे नाना जी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उस हाथ से अपने हाथ को छुड़ा पाने में सफल नहीं रहे। तभी एक आदमी एक भारी भरकम आवाज़ में नाना जी से बोल पड़ा, अरे साहब जी, आपके बैग के अंदर से बड़ी शानदार खुशबू आ रही है, ज़रा अपना एक बार बैग दीजिए। नाना जी ने आते वक्त कुछ खाने का सामान भी उस शहर से खरीदा था। ना चाहते हुए भी नाना जी ने अपने बैग को उस आदमी की ओर धकेल दिया, और जैसे उस बैग को खोला गया तो उसके अंदर से चिकन की बदबू आने लगी। मेरे नाना जी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने बैग के अंदर खाने का कुछ शाकाहारी सामान डाला था, और अपने बैग के अंदर मांस के सामान को देखने के बाद उन्हें कहाँ विश्वास होने वाला था। उन्हें लगा शायद गलती से उन्होंने किसी गलत बैग को उठाया है, लेकिन उनकी बैग के ऊपर साफ साफ शब्दों में उनका नाम लिखा हुआ था, जिस वजह से ये कहना भी गलत था कि यह उनका बैग नहीं है। फिर उनमें से एक आदमी मंद मंद मुस्कुराहट देता हुआ बोला, भाई साहब चिंता ना करें, यहाँ पर जो आता है उसके साथ यही होता है। फिर वह आदमी मेरे नाना जी को एक कुएं की तरफ इशारा करते हुए बोला, वही हमारा घर है और आज के बाद आपको भी वहीं पर रहना है। नाना जी को उन सभी की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई, और फिर अचानक ही उनके सर पर एक जोरदार प्रहार हुआ, और उनके सर पर भारी चोट लगने की वजह से वो धड़ाम से नीचे गिर पड़े। दूसरी ओर नाना जी के सारे साथी अपने अपने घर लौट चुके थे। नाना जी के साथ आज की यह रात कौन कौन से मोड़ों को अंजाम देने वाली थी, इस बात से अनजान नाना जी बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। और जब तक उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि इस बार वह एक चार दीवारी के अंदर कैद थे, जहां पर चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ हड्डियां भी चारों तरफ बिखरी हुई नजर आ रही थी। और उन हड्डियों को देखने के पश्चात तो यही लग रहा था मानो यह हड्डियां कोई इंसानी हड्डियां हैं, और इनको ताज़ा ताज़ा ही किसी शरीर से बाहर निकाला गया है। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान के अंदर दहशत बढ़ने के लिए ये काफ़ी होता है। मेरे नाना जी पूरी तरीके से घबरा चुके थे। अब उनकी समझ से बाहर था कि इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए और किस कदम को अंजाम देना चाहिए। वो उस चार दीवारी से बाहर निकलने का अब रास्ता खोजने लगे, लेकिन उस दायरे के हर दिशा में एक दीवार बनी हुई थी,
और इसका मतलब इस चार दीवारी से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और इसी बीच नाना जी के शर्ट के ऊपर कुछ गीला गीला गिरने लगा, जिस वजह से मेरे नाना जी ऊपर की साइड देखने लगे तो उन्होंने पाया कि वह इस वक्त जिस चार दीवारी के अंदर मौजूद थे, असल में वह कोई चार दीवारी नहीं बल्कि एक गहरा कुआं था। और उस कुएं के आसपास का इलाका वैसे भी खामोशी रहता है, क्योंकि जहाँ पर कुएं की मौजूदगी होती है अक्सर उन जगहों पर सन्नाटा होना एक आम बात है। मेरे नाना जी उस कुएं में लगी लताओं को पकड़कर वहाँ से निकलने की फिराक में थे, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। जो कि नाना जी के सर पर एक जोरदार चोट लगी हुई थी, तो वैसे भी उनका वहाँ से निकल पाना बेहद कठिन था। उम्मीद की किरणें अब वही लताएं थीं, मगर नाना जी ने जैसे ही उनको अपना हाथ लगाया तो वो टूटने लगी। नाना जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, शायद कोई उस कुएं के बाहर हो तो उनकी मदद कर सके। लेकिन रात के 1 बजने को चले थे और इतनी रात भर इस कुएं के पास भटकने की हिमाकत भला कौन कर सकता है। मगर आज अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए नाना जी अपने आप गुस्सा करने लगे, लेकिन इससे कोई फायदा भी नहीं था। फिर एक काली काली चीज एक बार फिर उनके आसपास मंडराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो नाना जी पहले भी इस चीज के दर्शन कर चुके हों। वो काली काली चीज नाना जी के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। अपनी जिंदगी में नाना जी ने पहली बार ऐसे अनुभव को महसूस किया था। और इसी बीच नाना जी को एक आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो इन शैतानी शक्तियों से ऐसी प्रार्थना करो जिसकी वजह से वह तुम्हें एक जीवन दान दे सके या फिर इस कुएं से बाहर निकाल सके। अगर तुमने 1 घंटे का वक्त और इस कुएं में बिताया तो फिर इस कुएं के अंदर दाखिल होने वाली बुरी आत्माओं का प्रचंड रूप तुम्हारे ऊपर अपना कहर बरपाने लगेगा और तुम्हें एक बलि के घाट उतार दिया जाएगा। दोस्तों, ये सब बातें उसी काली परछाई की तरफ से आ रही थी जो इस जोरदार अंधेरे के बीच में इधर उधर भटकती हुई नजर आ रही थी। मेरे नाना जी इस बात को समझ चुके थे कि उन्हें किसी भी हालत में इस कुएं से बाहर निकलना है, मगर कैसे। रात के तकरीबन 2 बजने को चले और उम्मीद की एक किरण जोर शोर से बज उठी। दरअसल ये मेरे नाना जी का फ़ोन था और फ़ोन की घंटी बजने के साथ ही नाना जी को उस कुएं से बाहर निकलने का एक स्रोत दिखाई दिया। उन्होंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मेरी नानी थी। नानी ने किसी पड़ोसी के घर से फ़ोन किया था, क्योंकि उन्हें भी यही चिंता सता रही थी कि अभी तक घर पर क्यों नहीं लौटे। फिर नाना ने पूरी बात बताई तो नानी की एक सलाह ने उस दिन नाना जी की ज़िंदगी को एक नई ऊर्जा और एक नया मोड़ प्रदान किया। नानी के अनुसार नाना जी ने भगवान हनुमान जी का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उस खौफनाक कुएं के आजू बाजू में एक दिव्य मंदिर भी मौजूद था जो हनुमान जी का ही था। नाना जी ने वही किया। वो अपनी आंख बंद करके उस कुएं में जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और फिर 15 मिनट के बाद ही जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि वो उसी कुएं के बगल में पड़ने वाले एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जहाँ पर आग चल रही थी और चारों ओर कोई भी मौजूद नहीं था। नाना जी मौका देखते ही वहाँ से तुरंत ही निकल गए और इस तरह नाना जी के जीवन के साथ एक ऐसा किस्सा जुड़ा हुआ है जो शायद मरते दम तक उन्हें याद ही रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।